हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर चल रहा है और इसके लिए ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने लास्ट वीडियो में, आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था रूल्स फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। इसमें डिफरेंट रूल्स पढ़े थे हमने, जैसे ऑबो प्रिंसिपल पढ़ा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, N+L रूल पढ़ा, हुम्स रूल पढ़ा। ठीक है, तो इन रूल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अपन लिखते हैं और किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो अगर देखा जाए बेसिकली तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals of an atom। ये इसकी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इसमें ऑर्बिटल्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो अपन जानते हैं सब शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा हुआ है टोटल क्या होते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आपने पढ़ा है जैसे S P D F ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सब शेल हो गए, सब शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसमें जो ऊपर लिखते हैं अपन, मान लीजिए हमने S के ऊपर A B है ना, C और D ये लिखा, तो ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर अपन देखें जो आपके SPDF, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और इनके ऊपर जो हमने पावर में लिखा है नोटेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे हम देखें S ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, 1। ठीक है, ये तो किसमें हो गए, S सब शेल। ये क्या है इधर आपका, ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर अपन P सब शेल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर अपन D सब शेल की बात करें तो D सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। ठीक है, और अगर अपन F सब शेल की बात करें, ये फिक्स है इनमें। ठीक है, तो F सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ तो अपन देखा तो कितना हो गया, 1 ऑर्बिटल हो गए। इसमें कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। D में कितने हो गए, 5 ऑर्बिटल्स D सब शेल में। और F सब शेल में इसी तरह से कितने हो जाएंगे आपके, 7 ऑर्बिटल्स हो गए। और अपन ये जानते हैं कि ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने को पता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स।
यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 ऑर्बिटल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर अपन पी की सबशेल की बात करें तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 हो गए। इसी तरह इसमें कितने हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अपन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने को पता लग गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने कितने फिल कर सकते हैं और किस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एस ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो क्या हो गया? S2। ठीक है, मान लो हमारे पास P में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो P3 हो गया। D में मान लिया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको D6 लिख सकते हैं। या हमारे पास F में मान लीजिए हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो F9 भी लिख सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपन इस तरह से शो करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इतने आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए भाई एक ही, आपने देखा होगा कि देयर आर नंबर ऑफ सबसेल्स, जैसे एस सबसेल है, तो एस सबसेल आपका फर्स्ट सेल का भी हो सकता है, सेकंड सेल का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है। तो हम किस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो सेम सबसेल ऑफ अ सेल डिफरेंशिएटेड बाय राइटिंग इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिफोर द राइटिंग ऑफ सबसेल, यानी उस सबसेल को लिखने से पहले हम उसका क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल का नंबर लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिख लेते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन ये लिखते हैं कि सबसेल, सेम सबसेल ऑफ अ सेल डिफरेंशिएटेड बाय राइटिंग इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, सेम सबसेल ऑफ अ सेल या ऑफ द सेल कैन बी differentiated by writing its principal quantum number इसको अपन किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिफोर द सबसेल। अब जैसे अपन बात करें, मान लीजिए हमारे पास एस सबसेल है, ठीक है, तो एस सबसेल तो किसका होगा? फर्स्ट सेल का भी होगा, सेकंड का भी होगा, थर्ड का भी होगा, हो सकता है। तो अपन क्या कर रहे हैं? सेम सबसेल हो गया ना अपना एस, तो डिफरेंट सेल का है, तो इसलिए अपन ने उसके आगे क्या लिख दिया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख दिया। ऐसे ही मान लीजिए अपन डी की बात करें, तो जैसे आपका डी क्या होता है? डी आपका 3D भी होता है, 4D भी होता है, 5D भी होता है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग अपन फर्स्ट से चलते हैं, एटॉमिक नंबर फर्स्ट से। कुछ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ आप खुद करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है,
ये इनके अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, और ये दोनों ही हमारे कौन से हैं, फर्स्ट पीरियड के हैं। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट पीरियड, यानी आपका पहला आवर्त हो गया, फर्स्ट पीरियड हो गया। और अगर अपन देखें सेकंड पीरियड में जाएं अपन तो क्या हो गया, देखिए लिथियम, इसके बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आपके क्या आता है इसमें, नियोन। ठीक है, एक और अपन देख लेंगे यहाँ पर सोडियम, कंटिन्यूएशन में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इनके एटॉमिक नंबर देखें तो सीक्वेंस में है ये आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है उसका, प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है, और इक्वली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जितना इनका एटॉमिक नंबर है उतना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और चूंकि ये क्या है, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे। इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। एनर्जी ऑर्डर हमने पहले पढ़ा हुआ है, किस तरह से फिल करते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उस तरह से अपन फिल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए अपन जरा हाइड्रोजन के लिए लिखें तो क्या होगा, 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम के लिए लिखें अपन क्या हो जाएगा, 1s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 अपने, तो 1s2 तो आपका ये हो ही गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, किस में आएगा, 2s1। ये एनर्जी ऑर्डर है, हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देखोगे तो क्या आ गया, 1s2, 2s2, 4 के लिए। फिर अब इनमें क्या हो जाएगा, p आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, यहाँ अपन देखेंगे तो 1s2 आप लिखते जाइए साथ साथ, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3। ये सभी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेल हो गए आपके। ठीक है, और सेम सेल, सब सेल ऑफ अ सेल किससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब इसका देखिए क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4। इसका देखेंगे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p5। इसका आप देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। और फिर इधर आप देखेंगे सोडियम का तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, थर्ड शेल आ गया। ठीक है ना। अगर इनको अपन यहाँ पे देखें तो ये आपके थर्ड से लेके 10 तक, ये क्या है आपके सेकंड पीरियड हो गया पीरियोडिक टेबल का। इसके बारे में हम डिटेल में अभी थर्ड चैप्टर होगा ना, वहाँ पर भी समझेंगे। और ये जो मैंने बनाया लास्ट में देखें सोडियम, इसके आगे भी आते जाएंगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, सिलिकॉन, देन फास्फोरस, ये सब आगे आपके आते जाएंगे। ठीक है, सेलेनियम, ये सब आएंगे, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये कौन सा हो गया, थर्ड पीरियड। ये आपका जो सोडियम है ये कौन से का है, थर्ड पीरियड का। ठीक है, तो ये तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब यहाँ पर हम दो चीज़ समझते हैं, एक तो होता है कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है वैलेंसी शेल। ठीक है, तो इनर सेल कहना चाहिए आपके कि इनर शेल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या कहलाता है, कोर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया, ये 1s2 इनर्ट सेल हो गया, और ये क्या, इनर्ट गैस। हीलियम किस में आती है, इनर्ट गैस में आती है, तो इसका कोर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। फिर उसके बाद देखें अपन, यहाँ पर आए अपन इसमें, ये नियोन का, ये भी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सोडियम के लिए आप देखेंगे तो क्या हो गया, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, वैलेंसी शेल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पर अपन देखेंगे इनमें, तो इनमें क्या है, 1s2, तो ये तो कोर कॉन्फ़िगरेशन है आपका इधर। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेकंड शेल हो गया, ये वैलेंसी शेल हो गया। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ,
समझेंगे। और उसको अपन जो कोर कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसको एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं विद इन ब्रैकेट। तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इनर शेल कॉन्फ़िगरेशन, inner shell configuration which is having inert gas, और inert gas को ही हम क्या कहते हैं, और noble gas configuration is called core इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है। एंड फॉर इट, एंड ऐसे कर लीजिए, एंड it is represented in the form of name of element, ठीक है, within the bracket, within the स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। जैसे ये आपके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ तक क्लियर। ये आपका पूरा, ये तो है ही इनर्ट गैस का, नियोन का। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, विद इन ब्रैकेट अपन क्या कर सकते हैं इसको, जैसे ये है इसके लिए अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए जैसे यहाँ लिख रहे हैं तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं, हीलियम। तो ये सबके लिए आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो सबके लिए अपन हीलियम लिख सकते हैं 1s2 के लिए। ठीक है। और इसके बाद का जो रिमेनिंग सेल है वो क्या कहलाता है, वैलेंसी शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन लिख लेते हैं, फिर मैं सबके लिख दूंगा इस तरह से। पहले आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है। वैलेंसी शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल configuration is called valency shell configuration. outermost shell configuration is called वैलेंसी शेल। इसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंसी शेल बोलते हैं। तो इसको अपन एज इट इज़ लिखेंगे। तो एक बार ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सबके लिए लिख देता हूँ इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन, कोर और इसको बताते हुए। ठीक है। अब लिखिए, मैं इन सब के लिए लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन, इसके लिए तो होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के लिए आ रहा है। तो इसके लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इससे लिख दूँ, राइट से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका। इसके लिए लिखना है आपको जैसे, तो हीलियम तो 1s2 का हो गया, फिर क्या बच गया आपके 2s1। इसके लिए अपन लिख सकते हैं ऐसे। इसके लिए आप लिखोगे तो क्या हो गया, हीलियम 2s2। इसके लिए लिखोगे हीलियम 2s2 2p1। इसके लिए लिखोगे, लिख लीजिए अब, आप तो समझ में आ गया होगा, 2p2 हीलियम 2s2 2p3। ठीक है। ये आपके हो गया हीलियम 2s2 2p4। ये आपका हो गया हीलियम 2s2 2p5। और ये तो आपके अब इनर्ट गैस हो गया, तो इसका तो क्या हो गया आपका, नियोन ही हो गया। इसमें वैलेंसी शेल कोई होगा नहीं। वैसे भी इनर्ट गैस क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती हैं।
रिएक्ट नहीं करती हैं आसानी से, यानी उसमें वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके लिए आप लिखोगे तो ये तो क्या हो गया, न्यून तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया नेट, फिर क्या बच गया आपका 3s1। तो इस तरह से आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाते हैं। मैंने आपको यहाँ तक बताए, बाकी के आपके बुक में है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए जितने नंबर तक भी आपको लिखना है। किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा आपको। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पर अपन एक टर्म और पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, तो वो और अपन देख लेते हैं। उसके साथ ही ये अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट आप इसी में डाल लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। यानी जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल। क्यों होते हैं? क्योंकि जब उनमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सभी ऑर्बिटल्स में, तो एनर्जी सेम होगी, और एनर्जी सेम होगी, इक्वल होगी, तो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अनस्टेबल कब होता है? जब उनकी एनर्जी डिफरेंट हो या एनर्जी में डिफरेंस हो ऑर्बिटल्स की में, तब क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो अपन इस यहाँ पर लिख लेते हैं टॉपिक में क्या, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही आपको बता देते हैं। अब हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होंगे ये भी देख लीजिए आप। वेकेंट भी आते हैं, ठीक है, वेकेंट की भी क्या होगी, सेम एनर्जी होगी। जैसे अपन बात करें यहाँ पर, मान लो हमारे पास ये कौन सा है आपका, एस ऑर्बिटल, ठीक है। एक मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिए, ये क्या हो गए, पी ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। दूसरे हमने क्या पढ़े थे, डी ऑर्बिटल्स पढ़े थे, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या हो गए, डी ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। और एक पढ़े हमने क्या, एफ ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या हो गए, एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब क्या है देखें, या तो ये किस में, वेकेंट में, वेकेंट हैं, ये हमारे क्या हो गए, जैसे वेकेंट हो गए, ये क्या हो गए, वेकेंट ऑर्बिटल्स, क्लियर। दूसरा हम बनाते हैं जिसमें हाफ फील्ड लेते हैं। मान लीजिए हमारा सिंगल हो गया, ये हमारे हो गए कौन से, पी ऑर्बिटल्स। मैं तीनों ही कंडीशन आपको बता देता हूँ, 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए ना। और एक हमारे पास क्या होंगे, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे क्या है, हाफ फील्ड। अभी मैं इनको हाफ फील्ड करता हूँ। हाफ फील्ड, हाफ फील्ड का मतलब कितना हो गया, जैसे आपके एस में तो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, या इसमें अपने भी क्या आ गए, पी में, तीनों में 1 1, यानी आपका क्या हो गया, P3। दूसरा अपन देखें तो D5, ठीक है, और F7, यानी सब में आपके क्या हो गया, 1 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया। तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। दूसरा अपन बना लेते हैं किसके लिए, फुल फील्ड। एक फुल फील्ड के लिए भी बना लेते हैं। तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए, ये आपके एस, ये आपका पी 1 2 3 4 5, ये डी आपका हो गया, और इधर अपन क्या बना देते हैं, एफ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये अपन किसके लिए बना रहे हैं, फुल फील्ड के लिए। ये हमारा हो गया क्या, फुल फील्ड। फुल फील्ड कब होगा, अब देखिए इसमें अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ईच ऑर्बिटल में, यानी S2, क्लियर।
ये हमारा क्या होगा P6। क्लियर। अब अपन बात करें D10, तो D10 में भी क्या होगा, क्लियर। और एक क्या हो गया अपने पास F14, सॉरी, इसमें भी आपके क्या हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए पूरे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हम इनको देखें, आप चाहे वेकेंट को देखिए, हाफ फील्ड को देखिए, फुल फील्ड को देखिए, सभी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो सेम होने की वजह से सबकी एनर्जी भी सेम होगी, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। जब एनर्जी सेम होगी तो क्या हो गए आपके मोर स्टेबल हो गए, डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी इनको बोलते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि जिनकी एनर्जी आपके एक सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, डीजनरेट कहलाते हैं, और वो उसकी मोर स्टेबल स्टेट होती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, अपन ने लिखा है ना स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड, तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ वेकेंट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स will be more because these electronic configuration having same energy orbitals, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स which is more stable, जो कि क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसीलिए हमारे क्या होते हैं, आपके कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्रोमियम और कॉपर का। उसमें भी यही आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, और हमेशा क्या होगा, एटम ट्राई टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कोशिश क्या रहती है कि जो एटम है वो क्या कोशिश करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट पर लिख लें, एटम्स ऑलवेज ट्राई टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देख लेते हैं दोनों के एग्जाम्पल एक बार, है ना, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर यहाँ पर अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स में अपन देखें, एक तो अपन यहाँ पर ले रहे हैं क्रोमियम और एक समझेंगे कॉपर का। ठीक है। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 होता है और कॉपर का 29 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना और आगे रख के, तो ये आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पर अपन देखें, क्रोमियम के लिए अपने को लिखना है, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6। इसके बाद आपका 4s2 भरा जाता है और फिर 3d। अब देखिए कितने आएंगे डी में, यहाँ तक आप देखेंगे, देखो ये हो गए आपके 18, 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20, कितने बच गए 4, तो D4 आ गया। ठीक है। अब हमने लिखते समय आपको बताया था क्या कि इनर्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप यहाँ तक देखोगे
तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है 18 वाला, आर्गन वाला, हीलियम नियोन आर्गन। तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आर्गन, और ये आपका क्या बच गया 3d4 4s2। पीरियोडिक टेबल में और मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट चैप्टर अपना थर्ड चैप्टर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो क्या है 3d4, तो क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें 4 ऑर्बिटल्स में ही सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, एक खाली रह गया। जब एक खाली रह गया तो उसकी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ क्या कोशिश होगी आपकी, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आपके इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से इधर आपके ट्रांसफ़र हुआ। तो ये क्या हो गया आपके आर्गन 3d5 4s1। अगर अब हम देखें तो ये क्या हो गए आपके हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गए, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही हो गया। एस भी आपके हाफ फील्ड हो गया और 3d5 भी हाफ फील्ड हो गया। अगर इसी तरह से हम कॉपर के लिए देखें 29 है, तो क्या चेंज आएगा, ये 24 थे तो 4 इलेक्ट्रॉन आए थे D4 में, डी में। ये 29 है तो 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि 20 तक तो हमारा 4s2 हो गया था, है ना। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, इसी तरह से लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है 3p6, और ये आपके 4s2 20 हो गए यहाँ पे, और इधर आप देखेंगे तो 3d9 29 हो गए। अब वही देखिए आप, ये तो आपके इनर्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं आर्गन, फिर आपका 4s2 3d9, क्लियर। अब ये अनस्टेबल होगा, एस तो कंप्लीट फील्ड है तो ये तो स्टेबल है, लेकिन 3d9 क्या होगा अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसके 4 ऑर्बिटल्स में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक में क्या होगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो एनर्जी डिफरेंस हो गया, एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आपके ट्रांसफ़र होगा, यानी अगर आप देखें तो ये तो क्या हो गया 3d10 हो गया और 4s1। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो ये क्या है, ये तो फुल फिल्ड हो गया, ये तो क्या हुआ फुल फिल्ड हुआ, और ये क्या हुआ हाफ फिल्ड हुआ, ठीक है। तो वो रहा स्टेबल, दोनों ही क्या हैं स्टेबल हैं, हाफ फिल्ड भी और फुल फिल्ड भी। तो इस तरह से अपन देखें तो क्रोमियम और कॉपर का जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है या जो एग्जिस्ट करता है, किस में करता है 3d5 4s1 में तो क्रोमियम करेगा, और 3d10 4s1 में कॉपर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सेम होती है, क्लियर। तो इसके साथ ही हमारा ये सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट जो हम वीडियो से स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, यानी जो एलिमेंट्स हम वो किस तरह से क्लासीफाई किया, और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, यानी उनके गुणों में आवर्तता। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। आज इसमें यहीं तक, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप क्वेश्चन करिए, किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।